हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे से तैयारी चल रही होगी। हमारे पिछले 2 लेक्चर उसके अंदर आपने वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर कैलकुलस के बारे में अच्छे से स्टडी किया होगा। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल क्या होता है। फिर हमने स्टडी किया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम आपके पास क्या है। आज हम लेकर आए हैं उससे नेक्स्ट स्टेप की लर्निंग। क्या है उससे नेक्स्ट स्टेप की लर्निंग? अब आपने गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम भी लगानी तो है, पर उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको सीखना है लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अलोंग विद दैट हम कुछ PYQs भी इस टॉपिक पे, जो आपका जैम के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, वो हम डिस्कस करेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने लेवल तक इसके अंदर आता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को विद दिस नोट। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड उससे रिलेटेड कुछ PYQs, वो हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल क्या होता है? लाइन इंटीग्रल, अब इन सबसे पहले आपको देखो, नॉर्मल जो चीजें हैं वो पता है कि एक आपके पास होता है वेक्टर फील्ड। वो वेक्टर फील्ड किस तरीके का है? आप उसे ऐसे लिख सकते हो, लाइक दिस, कि ये है आपके पास एक वेक्टर फील्ड। दिस वेक्टर फील्ड, और ये आपके पास है भी, आप इसको मान रहे हो कि कुछ कंपोनेंट है जो आई कैप के अलोंग है, कुछ और कंपोनेंट है जो जे कैप के अलोंग है, और कुछ कंपोनेंट है जो के कैप के अलोंग है, लाइक दिस। तो ये आपके पास एक वेक्टर फील्ड है। फिजिक्स में कहें, मैथ में कहें तो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। नाउ गाइस, अब मुझे इसका लाइन इंटीग्रल लेना है। तो एक लाइन के अलोंग मुझे इसका इफेक्ट निकालना है। तो ये कैसे होता है? बाय डेफिनेशन आपके पास होता है दिस ए डॉट डी एल, ए डॉट डी एल, और ये जो भी आपकी लाइन एक्सप्लेन हो उसके लिए आप ये करते हो। तो ये डी एल, ये लाइन की लेंथ है। अभी मैं इसको इजी लैंग्वेज के तौर पे डी आर लिख देता हूं, क्योंकि आर टर्म को हम जानते हैं और हम ऑलरेडी आर टर्म को यूज करते आए हैं। सो ए डॉट डी आर, इस तरीके से मैंने इसे लिखा है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसको मैं करूंगा ओके, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट है। अब जो आर है वो आपके पास क्या होता है? आर जो है वो आपके पास होता है भाई, ये क्या है कि एक जनरल पोजीशन वेक्टर है। तो ये एक जनरल पोजीशन वेक्टर है। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो तो आप उसको पोजीशन मिल जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट की। तो ये आपके पास ऐसा है, तो डी आर क्या होगा? एंड ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर वाला पार्ट है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट यहां पर वर्क करेगा। नाउ तो ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, लाइक दिस। तो ये आपके पास है डी आर। अब डी आर को अगर मैं यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, लाइक दिस। तो डी एक्स डी वाई डी जेड ये आपके पास है। नाउ अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आएगा? A1 डी एक्स प्लस A2 डी वाई प्लस A3 डी जेड।
तो जो आपके पास लाइन इंटीग्रल है a डॉट डी आर, ये भी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आई कैप से, जे कैप से, के कैप से। सो ये जो भी कर्व आपके पास होगा उस लाइन के अलोंग आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, a1 dx, a2 dy और a3 dz। तो ऐसे केस में वो आपका सॉल्व हो सकता है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास लाइन इंटीग्रल का। एक वेक्टर फील्ड है आपके पास, कुछ भी आपने इमेजिन कर लिया, ओके, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, लाइक दिस, ये आपके पास है। एंड इसका आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। फाइंड इट्स लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इसका जो लाइन इंटीग्रल करना है अलोंग, हम क्या करते हैं, अलोंग y इज इक्वल टू एक्स। अभी सिंपलेस्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग करना है फ्रॉम 0 0 टू 1 1, 0 0 से 1 1 पे। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। कैसा ये नजर आ रहा है आपको? सो इसको हम करते हैं ड्रॉ। ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास y इक्वल टू एक्स लाइन है। इसमें ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया ओके 0 0, और ये पॉइंट आपके पास हो गया 1 1, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। सो गाइज, अब क्या है कि इस केस में आपके पास लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है अलोंग y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो अब ये सबसे पहले बाय डेफिनेशन ये क्या बन रहा है, लेट्स लुक एट। तो डेफिनेशन इज a डॉट डी आर, ये आपको कैलकुलेट करना है। और डेफिनेशन में क्या है आपके पास, डेफिनेशन आपके पास आ जाएगा जी a1, जो यहां हमने कैलकुलेट की है, a1 dx, a2 dy और a3 dz। तो a1 xy dx प्लस वाई स्क्वायर dy और dz थर्ड टर्म नहीं है, तो सिर्फ इतने से ही आपका काम चल जाएगा। नाउ आपको जाना है फ्रॉम 0 0 टू 1 1 अलोंग पाथ y इज इक्वल टू x। अब देखो मेन बात यह है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो हमें जो भी पाथ है, अब हमें पाथ की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। लेट्स डू दैट। तो हमारे पास पाथ क्या है, पाथ हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स। तो जब पाथ हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स, तो आपको पता चल गया कि भाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स होगा। तो जैसे y चेंज होगा वैसे ही x चेंज होगा, डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ऑल्सो विद दैट, अगर इसमें मैं बात करूं कि अब ये जो इक्वेशंस है दोनों, इससे मैं क्या कर सकता हूं, इससे मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को या तो x में या y में मैं चेंज कर सकता हूं। तो हम एक काम करेंगे कि इसको हम x में चेंज करेंगे। तो x में जब इसको मुझे चेंज करना होगा, सो व्हाट विल बी, इसको मैं इसमें पुट करता हूं और y की जगह x और dy की जगह dx अगर मैं पुट करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा। और x जो है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, x आप देख रहे हो कि x जा रहा है 0 टू 1, ये x जा रहा है। तो x कहां से कहां जा रहा है, 0 टू 1, ये आपके पास जा रहा है। चलिए इसको पुट करते हैं तो क्या होगा, अगर मैंने y की जगह x पुट किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस y की जगह x पुट किया तो एक्स स्क्वायर, डी वाई की जगह डी एक्स पुट किया तो डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स
0 to 1। तो ये क्या है, ये आपके पास सिंगल वेरिएबल x में सॉल्वेबल बन गया। इससे आगे सॉल्व करना इसको बिल्कुल आसान है। x³ 0 to 1 एंड ये आपके पास अगर पुट करेंगे तो 1 पे 1/3 आएगा, 0 पे सब 0 हो जाएगा, तो 2/3 ये आंसर आपके पास आ रहा है। अगर आप इस वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते थे अलोंग दिस लाइन। अब इसके अलावा जो भी पाथ हो तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, उस पाथ की इंफॉर्मेशन को यहां प्रोसेस करो और उसके अकॉर्डिंग इसको जो x में है y में है तो उसको कोशिश करो कि एक सिंगल वेरिएबल में ये आ जाए। अब वो एक्स वाई हो या कोई पैरामीटर हो तो किसी भी फॉर्म में वो आ जाए तो उसमें आप उसको लिख सकते हो। सो गाइस, इस तरीके से आप एक लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। उसके अलावा जो अदर सिस्टम्स होते हैं आपके पास, जिसे हम कह सकते हैं भाई पोलर सिस्टम है या स्फेरिकल सिस्टम है, मतलब पोलर बेसिकली, तो उसके अंदर कुछ चेंज होता है, वो उसका हम एक एग्जांपल करेंगे PYQs में, तो उसमें वो डिस्कस हो जाएगा। फाइन गाइस, तो इस तरीके से आपकी लाइन इंटीग्रल की ये है डेफिनेशन जो बनेगी, जिसको सॉल्व करना से स्टार्ट करना है आपने। यहां तक तो पहुंच ही सकते हो, किसी को आता हो ना आता हो, यहां तक पहले पहुंचो, उसके बाद डिसाइड करो कि पाथ क्या है, पाथ की इंफॉर्मेशन क्या है, उसको प्रोसेस करो और उसको पुट कर दो। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करना होता है। नेक्स्ट, अब आपके पास बात आती है कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। तो लाइन इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सरफेस इंटीग्रल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है सरफेस इंटीग्रल? सरफेस इंटीग्रल कहता है कि आपको एक वेक्टर फील्ड है A और डॉट ds, ये भी एक वेक्टर है, एक सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल लेना है, ये है डेफिनेशन। नाउ इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कैसा है। तो ये x, ये y, ये z, इसके अंदर कोई रैंडम सरफेस है, ये S सरफेस। इसमें एक बहुत ही कोई छोटा सा पार्ट है जिसको मैं कह रहा हूं ds, एंड उस सरफेस से परपेंडिकुलर, उस सरफेस से परपेंडिकुलर आपके पास एक वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो ये वेक्टर आपका कितना है, ये है ds वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जितना एरिया होता है, और जिसकी जो जो क्या कहते हैं डायरेक्शन होती है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। तो ये एरिया वेक्टर है ds। नाउ अब क्या है कि ये जो S सरफेस है ये बहुत ही रैंडम किस्म का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाई XYZ में कैसे भी अलाइंड हो सकता है। अगर ये कैसे भी अलाइंड हो सकता है तो इसका सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना वो आसान काम नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, इसको आसान काम बनाने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। हम ये जो है ना, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं एक प्लेन के ऊपर। तो हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं एक प्लेन के ऊपर, मान लीजिए एक्स वाई के ऊपर हमने इसका प्रोजेक्शन ले लिया। तो एक्स वाई पे हमने इसका प्रोजेक्शन ले लिया, इसका मतलब हम सम वे इसको dx dy में चेंज करना चाहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या लेते हैं, पहला स्टेप हम ये लेते हैं कि ये जो आपके पास वेक्टर फील्ड है डॉट n कैप ds, जो भी आपके पास वेक्टर है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दो।
ठीक है, तो डायरेक्शन ये आ गई, मैग्नीट्यूड ये हो गया, इसका डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है किसी वेक्टर फील्ड का? एक हिसाब से आप फ्लक्स देख रहे हो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर कितनी लाइंस जा रही हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस सरफेस से परपेंडिकुलर एक वेक्टर ले लिया, और जो जितनी लाइंस ये जा रही हैं, अब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करके हमें पता चल जाएगा कि इसके अलोंग कितना है। फाइन, तो ये आपको फाइंड आउट करना है ए डॉट एन और डी एस। नाउ गाइज, ये जो है आपके पास डी एस, ए डॉट एन डी एस, अब ये डी एस जो है ये टेढ़े मेढ़े किसी भी सरफेस के लिए इसको सॉल्व करना आसान नहीं होता। जस्ट बिकॉज इसको सॉल्व करना आसान नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक काम करते हैं, हम इस ds को dx dy में चेंज कर देते हैं। तो a डॉट एन और इसका जो एक्सप्रेशन है dx dy की टर्म में, वो इस तरीके से होता है कि अगर मैं इसको dx dy पर ले रहा हूं, मतलब एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं, मैं इसका प्रोजेक्शन एक्स जेड पे भी ले सकता हूं, वाई जेड पे भी ले सकता हूं, तो किसी पे भी इसका प्रोजेक्शन लिया जा सकता है और ये क्वेश्चन सॉल्व हर केस में होगा। लेकिन हम अभी एक्स वाई का एग्जांपल ले रहे हैं, तो डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय एन कैप डॉट के कैप, ये इस ds का फॉर्मूलेशन होता है। अब ds का फॉर्मूलेशन, अब इसमें देखो ये n कैप क्या है, ये n कैप जिस सरफेस पे आप ये कर रहे हो, ये जो ds पोर्शन है, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो है आपके पास n कैप। इसका जो यूनिट वेक्टर है सरफेस से परपेंडिकुलर वो है n कैप। तो ये n कैप फाइंड आउट कैसे करोगे? तो ये n कैप कैसे फाइंड आउट करते हो? किसी भी फॉर अ रैंडम सरफेस n cap can be calculated through, ये n cap कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? थ्रू ग्रेडियंट। तो उस सरफेस का आप ग्रेडियंट ले लो, जो भी सरफेस है उस पर ग्रेडियंट लोगे तो उससे परपेंडिकुलर आ जाएगा, उसको बाद में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा कि उस सरफेस पे क्या होगा। तो ऐसे आप n कैप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां पर ये k कैप क्यों लिया? ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूं। ये k कैप क्या है? ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस on which projection is taken। अब ये क्या है, k कैप क्या लिया? एक्स वाई जो सरफेस है इससे परपेंडिकुलर क्या है? इससे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है आपका k कैप, और इससे परपेंडिकुलर क्या है? इससे परपेंडिकुलर है n कैप। तो जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उससे परपेंडिकुलर, और जिस सरफेस की प्रोजेक्शन ले रहे हैं उससे परपेंडिकुलर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं यहां डिवीजन के अंदर। सो ये आपके पास आ गया कि फॉर रैंडम सरफेस एन कैप ये हो गया और के कैप ये हो गया। दोनों चीजों को आपको समझना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन की डिमांड पे है कि किस सरफेस के ऊपर आप उसका प्रोजेक्शन ले रहे हो, ऐसे ये कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या काम होता है, सबसे पहले आप एन कैप फाइंड आउट कर लो, फिर एन कैप फाइंड आउट करने के बाद ए डॉट एन कैप फाइंड आउट कर लो और एन कैप डॉट के कैप फाइंड आउट कर लो, ये रखो। उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से एक्स और वाई की आप लिमिट यहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है, इसकी लिमिट आप पुट कर सकते हो। चलिए गाइस, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल, तो ये मैं एग्जांपल लेने वाला हूं फ्रॉम PYQ सेक्शन।
ये एग्जाम्पल है मेरे पास। ये आपका 2019 जैम में आया हुआ है। 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। अब ये कह रहा है द फ्लक्स ऑफ द फंक्शन, ये आपको फंक्शन गिवन है। ठीक है, पासिंग थ्रू द सरफेस ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस सरफेस में से आपके पास आपको इसमें से फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। ये इस सरफेस से परपेंडिकुलर आपको एन कैप प्रोवाइडेड है, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और ये एक्स और जेड है। फाइन। तो वी राउंड ऑफ टू 2 डेसिबल प्लेसेस, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करनी है 2 डेसिबल प्लेसेस तक इस वेक्टर फील्ड के लिए। ये जैम 2019 का आपका क्वेश्चन रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन हमें कहती है कि भी ए डॉट एन कैप, और यहां पर आपके पास डी एस फैक्टर है, सॉरी डी एस है ओनली, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने यहां फाइंड आउट कर ली लाइक दिस। अब यहां पर हमारे पास सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एन कैप क्या है। एन कैप होता है इस सरफेस से परपेंडिकुलर, इस सरफेस से परपेंडिकुलर क्या है? अलोंग वाई, वाई में तो ये होता है जी जे कैप, इस सरफेस से परपेंडिकुलर है जे कैप। नाउ ये जो डी एस है ये क्या होगा? अब ये जो सरफेस है इसकी प्रोजेक्शन आप कहां पर ले सकते हो? इस सरफेस की प्रोजेक्शन आप एक्स वाई के ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो एक लाइन बन जाएगा, बिल्कुल पतला सरफेस है ऐसे। तो इसकी प्रोजेक्शन कहां जा सकती है? इसकी प्रोजेक्शन आपकी जा सकती है एक्स और जेड सरफेस पर, इस एक्स जेड सरफेस पर। तो दैट्स वाई डी एस क्या होगा? डी एस होगा आपका डी एक्स डी जेड डिवाइड बाय, तो डी एक्स डी जेड ये होगा। अब दो चीजें आ गई आपके पास, डी एक्स डी जेड से परपेंडिकुलर क्या है? जे कैप, और एन कैप क्या है? वो भी है जे कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये डी एक्स डी जेड आ जाएगा डी एस की वैल्यू। तो ये आपके पास जो है ए, जो ये गिवन है, एफ यहां पर गिवन है, एफ डॉट जे कैप अगर मैं करूंगा, एफ डॉट जे कैप, ये एफ और ये इसको जे कैप या वाई कैप यहां लिखा है। ठीक है, हमने पुरानी आदत के मुताबिक आई कैप जे कैप में काम कर लिया, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको वाई कैप से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, सिर्फ ये बचेगा 3xy माइनस जेड स्क्वायर। तो ये बचेगा 3xy माइनस जेड स्क्वायर, ये बचेगा। इस प्लेन पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इस प्लेन के ऊपर आपके पास क्या है? अब इसकी पहले तो डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, इसको हम लिखते हैं। ये क्या बच जाएगा? ये बचेगा 3xy माइनस जेड स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा डी एक्स डी जेड, ये आपके पास बनेगा। डी एक्स, एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है? आप देख पा रहे हो कि यहां से यहां जा रहा है, तो x 0 से 1 तक जा रहा है। x आपका जा रहा है 0 से 1 तक। इसको मैं दूसरे कलर में शो करता हूं। 0 से 1 तक x जा रहा है, और x की किसी भी वैल्यू के लिए y कहां जा रहा है? 0 से 1 तक। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ही आपका 0 to 1 और 0 to 1 ये आपका होगा। अब इसमें एक वेरिएबल y भी पड़ा है, लेकिन y तो हमारे इस सरफेस में, इस पूरे पिक्चर में नजर ही नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा सरफेस है इसके ऊपर y क्या है। ये सरफेस है आपका कि y
ये सरफेस है आपका y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ही इस सरफेस का नाम है। तो मतलब इस सरफेस पे क्या है कि y कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, तो हम y की वैल्यू भी इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, 0 to 1, 0 to 1, 3x माइनस जेड स्क्वायर dx dz, ये आपके पास आएगा। सबसे पहले dx इसके रिस्पेक्ट में करेंगे जब सॉल्व, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर x, 0 to 1 और dz लाइक दिस। एंड देन इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसमें x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 1, 0 पे तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 माइनस, तो ये होगा 3/2 माइनस जेड स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। अब इसका 0 to 1 dz आप कर सकते हो, एंड जब आप ये स्टेप लोगे सो दिस विल बी 3/2z माइनस जेड क्यूब बाई 3, ठीक है, 3/2z माइनस जेड क्यूब बाई 3, और ये आएगा 0 to 1। अगेन 1 ये वैल्यू पुट करेंगे 0 पे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 3/2 माइनस 1/3, ये आपके पास आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3, ठीक है, बढ़िया। और 0 पे ये 0, तो ये आपके पास आएगा 6, ये आ जाएगा 9 माइनस 2, और दिस विल बिकम, this will become 7/6, ये आपका आंसर है। और इसको आप 2 डेसिबल प्लेसेस तक अगर बता दोगे तो वो फाइन आप आंसर बता सकते हो। 6.166 इस तरीके से ये बन जाएगा, और राउंड ऑफ करके सॉरी 1.17 आप इसको लिख सकते हो, 1.166 इस तरीके से करके आपका आंसर आएगा। सो गाइस, तो ये हमें कैलकुलेट करना था सरफेस इंटीग्रल, एक सरफेस के अबाउट। उसमें मैंने आपको बताया कि एक प्लेन होता है जिस पे आप प्रोजेक्शन लेते हो, एक सरफेस होता है जिस सरफेस के अबाउट आपको देखनी है चीजें। तो एक होता है सरफेस से परपेंडिकुलर, एक होता है जिस प्लेन पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उससे परपेंडिकुलर, और फिर वो आप उसके अराउंड सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन पुट करते हो। जब कोई रैंडम सरफेस आ जाए तो ये एन कैप जो है ये आपको फाइंड आउट करने के लिए ग्रेडियंट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे इस तरीके का सिंपल केस हो तो वो सीधा सीधा हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो बस इसको आप देन सॉल्व कर सकते हो जो भी प्रोसेस हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग, एंड ये आपका आंसर आ जाता है, और ये आपका जैम का क्वेश्चन रहा है। तो आई होप गाइज ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। सरफेस इंटीग्रल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। बाकी लाइन इंटीग्रल फिर भी कर लेते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल सबसे आसान है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके गाइस, अब हम वापस चलते हैं अब हम चलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल पर। वॉल्यूम इंटीग्रल आपको क्या बताता है? वॉल्यूम इंटीग्रल इज कि अब आपके पास एक वेक्टर फील्ड है। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं है, सिंपल आप dv, ठीक है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हो, और ये क्या हो जाएगा, ये जो भी है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, उसके साथ में अगर आप कार्टेशियन की बात करो तो dx dy dz, ये आपके पास
ट्रिपल इंटीग्रल में ये आ जाता है। ये है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। पर ये क्या है, ये मान के चलो कि सबसे इजीएस्ट है। जो अभी हमने पुराना एक फील्ड लिया था, जैसे मान लीजिए यही एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, जो हमने ये अभी कंसीडर किया था थोड़ी देर पहले, ये बिल्कुल यही चीज, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब इसको अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपके पास, वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं कि एक आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है, तो जिसमें x y z तीनों 1 1 और 1, ठीक है, 1 1 1 के अकॉर्डिंग ये है। नाउ अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल सी चीज है, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप और डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों कहां से कहां जा रहे हैं, x जा रहा है 0 से 1, y भी जा रहा है 0 से 1 और उसके लिए z जा रहा है 0 से 1। अब ये क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है, ये किसके बराबर है, ये आपके पास ए डी वी इसके इक्वल है। अब करना क्या है, बस करो सॉल्व। अब इसमें x और y के लिए तो है, z के लिए इस फंक्शन में कुछ नहीं है, तो z को आप अलग ले जाओ, तो डी जेड 0 to 1, ये अलग, इसको करोगे सॉल्व। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं हम, y एक्स स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स जे कैप, और ये जाएगा 0 से 1, ठीक है, तो ये डी जेड के साथ। नेक्स्ट तो ये तो सॉल्व होके डी जेड का z आएगा और 1 आ जाएगा सिंपली, उसमें कोई भी कुछ भी ध्यान नहीं देना है, और ये मल्टीप्लाई में है। इसको अब हमें सॉल्व करना है, 1 वैल्यू पुट करेंगे 0 to 1। अभी एक इंटीग्रल पड़ा है जो कि आपके पास है यहाँ पर, अभी ये x सोल्व किया, ये डी वाई आपके पास पेंडिंग है अभी, तो ये 1 पुट करेंगे तो y बाई 2 आई कैप, 0 पुट करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर जे कैप, तो y बाई 2 आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप, ये आपका आएगा डी वाई। अब इसका आपको सॉल्व करना है, अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और एक 2 और है 4 प्लस आई कैप और वाई क्यूब बाई 3 जे कैप, ठीक है, ये आपके पास आया, ये 0 to 1 और 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 4 आई कैप प्लस 1 पुट करेंगे 1 बाई 3 जे कैप, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये बच गया जो आपका आंसर है। ये क्या है, इस वॉल्यूम में ये जो भी फील्ड है इसका कंट्रीब्यूशन देख रहा है एक हिसाब से कि इस वॉल्यूम में इस फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपके पास आता है एक वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। सरफेस इंटीग्रल में आपको दो सरफेस, जो सरफेस है और जिस पर प्रोजेक्शन ली जा रही है, दोनों का ध्यान देना है, तो दैट्स वाई उसमें थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। उसका भी हमने क्वेश्चन किया है, और लाइन इंटीग्रल भी थोड़ी सी डिटेल मांगती है कि आपको पहले डेफिनेशन उठाओ, फिर पाथ की इंफॉर्मेशन, और फिर पाथ की इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको उसको सॉल्व करना है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में या एक सिंगल पैरामीटर में चेंज करके। सो दिस इज द प्रोसीजर। नाउ हमने लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में डिस्कस किया है। उससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट वेक्टर कैलकुलस, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्ल एंड गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ हम देखने वाले हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका जैम के एग्जाम में 2023 में आया हुआ है। जैम के एग्जाम में 2023 में, जस्ट गाइस गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या है कि जैम 2023 में आया हुआ है और इतना बेसिक सिंपल क्वेश्चन जैम रीसेंट जैम्स के अंदर, तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि भाई तैयारी कैसी चल रही है। ऐसे क्वेश्चन भी आसान भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, तो कम से कम आसान वाले तो सबसे पहले टारगेट अब तक हो जाने चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो द क्वेश्चन इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस V। एक सरफेस दिया हुआ है V XYZ इक्वल टू दिस। तो अब यहां पर ये 2 नीचे नहीं, ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। प्लस Z इक्वल टू 1 to 1 पे इज गिवन बाय दिस। अब इसमें B का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा हुआ है कि B का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये कुछ नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर और 1 पावर, ठीक है। ये होना चाहिए, टाइपो थोड़ा सा हो गया। हाँ, तो ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस दिस। तो आपको यूनिट वेक्टर चाहिए नॉर्मल टू दिस सरफेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेडियंट ऑफ दिस V लेना पड़ेगा। ये V क्या है, 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z। तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है करली बाय करली x I कैप और ये आपके पास है 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z, लाइक दिस। और अब इसको जब हम अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा आपके पास 8x I कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे इसको तो क्या होगा, ये आपका पास आएगा 2y j कैप और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 1 k कैप। ये आपके पास यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर बन रहा है अभी। अब इसको किस पॉइंट पे, 1 to 1 पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप ले सकते हो कि एट पॉइंट 1 to 1। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 तो 8 I कैप, y की वैल्यू 2 तो y कहाँ है 4 j कैप और 1 k कैप। z की वैल्यू है ही नहीं तो कहीं पुट क्या करेंगे। तो ये आपके पास आ गया एक वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये जो आपके पास v है इससे परपेंडिकुलर आ गया। अब इसको यूनिट वेक्टर में आपको कन्वर्ट करना है। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो ताकि आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाए। सो क्या होगा, 8 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 1 k कैप डिवाइड बाय 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। तो ये आपके पास आ गया है 64 16 और 1, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 64 16 और 1, ये बन गया 81 स्क्वायर रूट 8 I कैप 4 j कैप प्लस 1 k कैप, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब पूछा क्या है आपसे, आपको कहा है कि इज गिवन बाय दिस, ये जो है ये गिवन है a I कैप b j कैप c k कैप। तो आपसे पूछा गया है कि भैया ये जो b है ना, b इसकी वैल्यू बता दो जो j कैप के साथ है। तो यहां हमें क्या पता चला है कि j कैप के साथ क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके पास, अगर इसका मॉडुलस ले लें ये 81 का रूट जो है ये 9 बनेगा तो 4/9 ये आपके पास आएगा। तो ये 8 I कैप 4 j कैप k कैप डिवाइड बाय 9।
तो ये 4/9 ये आपके पास आए। सो गाइज बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन कि आपने ग्रेडियंट लिया और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया एंड देन बस यूनिट वेक्टर आ गया और जो भी वैल्यू आपको चाहिए थी जे कैप के साथ वाली वो आपने लिख दी। सो वेरी बेसिक सिंपल क्वेश्चन जैम 2023 में जो आया हुआ है आपके पास। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल और ये भी लेटेस्ट में जैम 2023 में आया हुआ है। तो अब देखो जैम 2023 में ये एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन, तो अभी देखते हैं और कितने क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स हैज नॉन जीरो कर्ल। नॉन जीरो कर्ल, इसमें से किसका कर्ल जो है वो नॉन जीरो है। तो आपको करना क्या है, आपको बस कर्ल फाइंड आउट करना, करो फाइंड आउट। अब भाई ये है, इसका तो जीरो है ही, हमें पता है कर्ल ऑफ आर जो है वो जीरो होता है। हम क्या करते हैं, फोर्थ करके देखते हैं एक बार। तो कर्ल जो है वो है आई कैप जे कैप के कैप, और ये है आपके पास एक्स वाई, 2yz और 3xz, ये आपके पास है। नाउ ये आई कैप, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है, ये जीरो हो गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे -2y, ये आ गया माइनस जे कैप, ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 3z माइनस विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे 0 और प्लस के कैप, के कैप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 0, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे -x, तो ये आपके पास आ गया -2y आई कैप और -3z जे कैप और -x के कैप। तो ऑब्वियसली ये जो है ये आपके पास नॉन जीरो है, फोर्थ में तो आ ही रहा है, फर्स्ट में जीरो है, आप बाकी जो दोनों है सेकंड और थर्ड भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी जीरो आएंगे, ठीक है। तो मैं इस पे क्रॉस लगा देता हूं और ये जो फोर्थ है इस पे आपके पास नॉन जीरो कर्ल आ रहा है, ये आपका आंसर बनेगा। सिंपल कर्ल आपने कैलकुलेट करना है और बता देना भी जीरो है कि नॉन जीरो है, सिंपल। सो ये क्वेश्चन आपका जैम 2023 में आया हुआ है। नाउ ये क्वेश्चन भी आपका जैम 2023 में आया हुआ है। तो अब आप देख लो, ये तीसरा क्वेश्चन में जैम 2023 का डिस्कस कर रहा हूं वेक्टर में से। तो मान के चलो वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, कम से कम दो, ठीक है, क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन इसमें से देखे गए हैं, ठीक है। तो 2 से 4 क्वेश्चन, अब किसी साल कम आ जाए तो फिर ठीक है, मुझे कुछ कहना मत मतलब दिस इज ऑन प्रोबेबिलिटी बेसिस, बट 2 से 4 क्वेश्चन इसमें देखे जा सकते हैं। तो वेक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट है, लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है और उसमें कई बार स्टूडेंट मतलब इन थ्योरम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। सो दैट्स वाई वो इसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। तो ये क्या है, फॉर ए गिवन वेक्टर फील्ड, ये आपको एक वेक्टर फील्ड दे दिया, ठीक है। द सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है ओवर द सरफेस एस ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो ये रेडियस आर का एक हेमिस्फीयर है, सेंटर जो कि बेस पे है, इस सरफेस के अबाउट इसका सरफेस इंटीग्रल लेना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इसका, पहले तो आप कर्ल निकालोगे और फिर आपको इसका सरफेस इंटीग्रल लेना है, ठीक है। तो ये आ गया, हाँ, डॉट आर कैप डी एस। तो ये आपको इसका इस सरफेस के अबाउट सरफेस इंटीग्रल लेना है। इस सरफेस से परपेंडिकुलर क्या होता है आपका,
इस सरफेस से परपेंडिकुलर आपके पास आर कैप होता है जो यूनिट वेक्टर लोगे, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर वाला यूनिट वेक्टर आर कैप और डी एस आपके पास जो भी ये आपने डी एस लिया है उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वही चीज है, पर अब ये थोड़ा सा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख दिया इन्होंने, इसलिए इन्होंने इसके साथ यहाँ पे आर कैप जोड़ दिया। तो आपको उसको ज्यादा माइंड नहीं करना है, वो उस सरफेस से परपेंडिकुलर है। तो स्फेरिकल से हमेशा उससे परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी उसकी आर की डायरेक्शन है उसके अंदर आपके पास परपेंडिकुलर आपको मिलेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो सरफेस है, ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है दिस क्वांटिटी। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस कहाँ है, इसकी बाउंड्री कहाँ है, ये यहाँ है, ये जो है ये क्लोज लाइन। तो मैं एक काम कर सकता हूं भाई, ये जो सरफेस इंटीग्रल लेना है इसको मैं इस फील्ड का लाइन इंटीग्रल के तौर पे लिख सकता हूं। और वो लाइन कौन सी लाइन, ये इस लाइन के अबाउट मैं इसका लाइन इंटीग्रल अगर ले लूं तो ये किसके बराबर होगा, ये तो ये क्या है, ये वैसे तो स्टोक्स थ्योरम, तो ये स्टोक्स थ्योरम ही गिवन है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, लेकिन सरफेस इंटीग्रल, सरफेस हमारा ऐसा है जिसपे हमारे को भैया थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए हमने लाइन इंटीग्रल में चेंज कर लिया। तो लाइन कौन सा होता है, क्योंकि देखो जो भी लाइन होती है उस लाइन से सरफेस बनता है। अब वो सरफेस फ्लैट हो ये जरूरी थोड़ा होता है। तो उस लाइन से, अब वो सरफेस थोड़ा इधर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है, कनकेव हो सकता है, या कन्वेक्स कनकेव ऐसे मिला जुला भी हो सकता है। तो वो सब चीजें पॉसिबल है। तो अब स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपके पास होता है, और ये जो लाइन है ये क्लोज्ड लाइन है जिससे ये सरफेस बन रहा है, दैट इज पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, एफ हमें सिंपली गिवन है और इसको हम डी एल ले देते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप। तो ये है डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, लाइक दिस। ये आपको लाइन इंटीग्रल के लिए चाहिए। और लाइन क्या है, एक सर्कल है ऑफ रेडियस आर का सर्कल है ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो आपके पास z तो जीरो होगा, z जीरो होगा तो आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई प्लेन पे है देन z आपको जीरो रखना है और dz भी आपको जीरो रखना है, z भी जीरो dz भी जीरो। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करोगे i का i के साथ तो ये बनेगा माइनस वाई डी एक्स, माइनस वाई डी एक्स, ये है z, डी वाई होता है ये जीरो है ये खत्म, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ डी जेड है ये भी खत्म, सिर्फ इतना बच गया बस। इसको आपको इस लाइन के अबाउट इसको सॉल्व करना है। नाउ अब आप क्या कर सकते हो कि ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, y जो है, ठीक है, जब इसके लिए आप अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हो, पोलर सिस्टम, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास क्या होता है, आपके पास y जो होता है ना, ठीक है, ये आपके पास मतलब a साइन फाई होता है, साइन, और x क्या होता है, वो a कोस फाई होता है। मैं इसको आपको याद दिला दूं कि जैसे किसी सर्कल के ऊपर आपको कोई पॉइंट नोटिफाई करना है,
तो आप क्या करते हो, इसका जो लेंथ है वो, सॉरी रेडियस आर, तो उसकी रेडियस जो है वो आप आर ले लेते हो। तो ये जो आर है, आर से एक्स की तरफ जब कंपोनेंट लेते हैं हम तो वो होता है आर कोस फाई, आर से जब वाई की तरफ कंपोनेंट लेते हैं तो वो होता है आर साइन फाई। ये आपके पास होता है। अगर ऐसा है तो भी ठीक है, x जो है वो आर कोस फाई, लेकिन हमें चाहिए dx। तो dx क्या होगा, आर कोस फाई की जगह आएगा माइनस साइन फाई एंड डी फाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पुट करने पे हमारे पास माइनस ये जो y है ये है आपके पास r साइन फाई, और ये है हमारे पास r माइनस साइन फाई डी फाई। ठीक है, और ये आपका जाएगा 0 से 2 पाई, क्योंकि उसे कंप्लीट रोटेशन करना है। ठीक है, कंप्लीट रोटेशन तो 0 एंगल से 2 पाई एंगल वापस ही आ जाए। अब इसमें माइनस और माइनस खत्म हो गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया और आपके पास बच गया साइन स्क्वायर फाई डी फाई, 0 से 2 पाई। ये आप सॉल्व करोगे। नाउ ये क्या होगा, दिस विल बी आर स्क्वायर 0 to 2 पाई, ये होगा 1 माइनस कोस 2 फाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये होगा इंटू डी फाई, लाइक दिस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर एज इट इज और डिवाइड बाय 2, 1 की जगह आ जाएगा डी फाई और माइनस कोस 2 फाई डी फाई, ये आ जाएगा 0 to 1। इसको आपको सॉल्व करना है। तो बस अगर इसको 0 to 2 पाई, सॉरी 2 पाई, हाँ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बाय 2 ये आ जाएगा ओनली फाई 0 to 2 पाई, और ये आ जाएगा साइन 2 फाई डिवाइड बाय 2 0 to 2 पाई। तो ये क्या है, साइन जो है वो 2 पाई पे भी 0 है और 0 पे भी 0 है, तो ये तो खत्म, इसका कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास आ गया आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 फाई 2 पाई, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर। सिंपल सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा आंसर, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ एक स्टेप आपके पास एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है कि आपको यहां पर जरूरत पड़ रही है किसकी, कि आप पोलर सिस्टम में इसको चेंज करो। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो चीज है वो वही सेम है। आपको एक सरफेस पे चाहिए था, लेकिन सरफेस की जो बाउंड्री है उससे क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रही थी, तो हम उसे लाइन इंटीग्रल उस क्लोज लाइन के लिए सॉल्व करना ज़्यादा इजी था बजाय उस सरफेस के लिए। सरफेस से भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो मतलब एट जैम लेवल हम उसको एम्फेसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन गाइज, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये है आपके पास जैम 2019 का क्वेश्चन। जैम 2019 का क्वेश्चन। 2019 में 4 क्वेश्चंस आए थे वेक्टर में से, 4 क्वेश्चन। तो देखो कितना वेटेज है अकेला वेक्टर के चैप्टर का। नाउ लेट्स डिस्कस। आपके पास क्या है कि इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन, ठीक है, स्केलर फंक्शन बताया हुआ फाई को, विच सेटिस्फाइज द लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई इज। अब पॉइंट 1, लैपलेस इक्वेशन क्या होती है।
लैपलेस इक्वेशन आपके पास होती है कि ये स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, ये है आपके पास लैपलेस इक्वेशन। ईएमटी में आपने पढ़ी होगी, एक पॉइजन इक्वेशन होती है, फिर जब चार्ज को 0 कर देते हैं तो वो लैपलेस इक्वेशन आपके पास बनती है। तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। नाउ ये जो लैपलेस इक्वेशन है ये बनती कैसे है, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अच्छा मैं ले रहा हूं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0। क्योंकि ये कैसे बना होता है, तो ये जो स्क्वायर डेल स्क्वायर ऑपरेटर है ये कैसे बना है, दिस डॉट दिस, तो इनके डॉट प्रोडक्ट से ही बना होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस। तो अब ये प्रॉपर्टी भी किसकी पूछ रहा है, ये प्रॉपर्टी पूछ रहा है ग्रेडियंट ऑफ फाई की, कि ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कह सकते हो कि दस ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है इज, अगर डाइवर्जेंस 0 है तो सोलेनोइडल। तो ये डाइवर्जेंस अगर इसका 0 है तो इसको हम बोलते हैं सोलेनोइडल। अब ये हो गया भी सोलेनोइडल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, ये सोलेनोइडल तो आ गया। अब ये है रोटेशनल है इरोटेशनल है, इसके बारे में हम क्या बताएं। कौन, ग्रेडियंट ऑफ फाई रोटेशनल है इरोटेशनल है क्या है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसका कर्ल। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी, ये चीज याद रख लो, या ये चीज भले आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। इसको फाई लो, फिर इसका ग्रेडियंट लो और उसके बाद इसका कर्ल लो, दिस विल ऑलवेज बी 0, ऑलवेज, हमेशा। तो ये तो बात पक्की है कि ग्रेड ऑफ फाई ये जो होता है आपके पास इरोटेशनल, ये आपके पास इरोटेशनल होता है। फाइन, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन आपके पास बन गया सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल, दिस वन। ये जैम 2019 का आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये भी जैम 2019 का है। ये क्या कहता है, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दिस वेक्टर। दो वेक्टर हैं एक प्लेन के ऊपर, एक है ए वेक्टर एक है बी वेक्टर। ठीक है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर आपको वेक्टर चाहिए, तो वो कौन सा वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब ऐसा देखने के लिए आपको क्या करना है कि भैया देखो, इसमें से जो भी वेक्टर है अगर ये इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है तो इस वेक्टर का इसके और इसके साथ दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बस करके देखो, ये पहला है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको ये मैग्नीट्यूड, ये तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए लिया हुआ है, अदरवाइज इसको ना भी देखो तो जरूरत नहीं है, आपको परपेंडिकुलर ही चाहिए डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड ना भी हो तब भी 0 होगा। तो ये इसका इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप -1, जे कैप +3, के कैप 8, तो ये भी 0 नहीं आ रहा। ठीक है, -1 +3 +2 बच गया और ये +8। ठीक है, तो 10 आ गया भैया, ये 0 नहीं आया। अगर ये इसके साथ 0 नहीं आया तो बाकी चेक क्यों करें, फिर दोनों से होना चाहिए। ऐसे ही अब मान लो मैं ये वाला ऑप्शन चेक करता हूं, तो ये अगर मैं इसके साथ कर रहा हूं तो -1 -5, और तीसरा के कैप के साथ करूंगा तो 3 इंटू -2 +6, तो ये 0 आ रहा है। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 आ रहा है।
ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। अब तो भाई अच्छा, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं है दोनों के हो सकता है एक के परपेंडिकुलर हो, तो दूसरा भी चेक करना है। नेक्स्ट चेक करते हैं, तो ये एन कैप डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब ऑप्शन 4 को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एन कैप डॉट बी वेक्टर, ये देखते हैं अब हम। तो इसका प्रोडक्ट अगर मैं इसके साथ करूंगा तो -1 और 2, -2 हो जाएगा, -5 और माइनस, ठीक है, तो -2 और ये -5 और +5 और -3 और -3, ये भी 0 आ गया। बस इतना सा काम कि आपने चेक कर लिया और बता दिया कि ये आपका आंसर है, क्योंकि ये ऐसा वेक्टर है जिसका इससे और इससे डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा हमारा ये वाला वेक्टर। सिंपल सी बात। इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस क्या है। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, और ये भी आपको जानकर खुशी होगी कि जैम 2019 का ही क्वेश्चन है। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन जैम 2019 में आए हुए हैं। वेक्टर में से 4 क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड S हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पूछा है किसके लिए? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है, S। तो ग्रेडियंट ऑफ S से पूछा गया है कि इसके अंदर कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज हैं। अब ये क्या कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, लाइन इंटीग्रल। दूसरा देखते हैं, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ अ ग्रेडियंट इज 0, क्लोज लाइन इंटीग्रल इज 0। चलो ये देखते हैं। तीसरा, ग्रेडियंट ऑफ S इज अ मेजर ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द फील्ड S। बिल्कुल सही बात है। तो ये मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, और इसमें ये तो सीधी सीधी बात है कि जो ग्रेडियंट ऑफ S इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, तो ग्रेडियंट क्या बताता है? मैक्सिमम जहां चेंज है वो आपका बताता है। ग्रेडियंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नहीं, वेक्टर आती है ग्रेडियंट लेने के बाद, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ये नहीं है। पहली 2 पॉइंट्स अब ये हमें चेक करना चाहिए। और यही जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आजकल कंसेप्चुअल जो है ना, वो बेस बढ़ गया है। पहले होता था कि सिर्फ फॉर्मूला आया, उसके बेस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए, लेकिन द टाइम हैज चेंज, अब कंसेप्चुअल भी आपके पास आता है। कंसेप्चुअल में ये आपको क्या कहता है? इसको हम ऐसे एनालिसिस करते हैं जो अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्रेडियंट है ना, उसका कर्ल हमेशा 0 होता है, ऑलवेज। और दूसरी चीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसी लेक्चर सीरीज की शुरुआत में, वो ये है कि कर्ल का मीनिंग क्या होता है। कर्ल का आपका मीनिंग होता है लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, और लाइन इंटीग्रल भी किस पे? क्लोज्ड पाथ पे, ठीक है, क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। तो अगर ये कर्ल जो है ये इक्वल टू 0 होता है, तो क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल भी 0 होगा। अगर ये कर्ल 0 होता है तो क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑल्सो 0 होगा। अलोंग विद दैट, अब अगर किसी का क्लोज्ड पाथ होता है तो वो हमने डिस्कस किया कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड होता है मतलब उसका लाइन इंटीग्रल ऑफ अ ग्रेडियंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये भी होता है। तो वो पाथ इंडिपेंडेंट भी होगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा कि उसमें वर्क डन क्या होगा। फाइन।
या उसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा। हर जगह उसको वर्क डन नहीं कह सकते, फोर्सेस के केसेस में यस दैट इज वर्क डन। सो गाइज, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। और ये आप बिना नॉलेज ऑफ दीज कंसेप्ट्स आप नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको इसका जो मतलब है, ठीक है, कि भाई इसका मतलब जो है कंजर्वेटिव या पाथ इंडिपेंडेंट, ये दोनों ये भी पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सो गाइस, ओवरऑल ये एक और 2019 का क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया था। ओवरऑल इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लाइन इंटीग्रल कैसे करना है, सरफेस इंटीग्रल कैसे करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे करना है, और उसके अराउंड भी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल से रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब मान के चलिए इसी जोन में पढ़ते हैं। भी कहीं कोई थ्योरम लगानी पड़ेगी तो उससे वो सोल्यूशन होगा, वैसा भी हमने एग्जाम्पल कर दिया। हमने फिर लाइन इंटीग्रल का भी एग्जाम्पल कर लिया, सरफेस का भी एग्जाम्पल कर लिया। वॉल्यूम इंटीग्रल का थोड़ा सा रेयर होता है लेकिन बहुत सिंपल है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे आपके, वो भी हमने इस PYQs में एक फ्लेवर ले लिया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको सबसे अच्छा लगा और किस चीज़ को आप और ज़्यादा पढ़ना चाहोगे। तो आपके सजेशंस को हम कोशिश करेंगे कि हम जैसे भी पॉसिबल हो उसको हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।